नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम 7th जेपीएससी को ध्यान में रख करके झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के विषय में चर्चा करेंगे। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के विषय में हम लोग बात करेंगे और उसमें महत्वपूर्ण है कि झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंह वंश। अभी हम लोग खासकर मुंडा राज और नागवंशी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो भी देखिएगा आपको इससे फायदा ही होगा। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं झारखंड का मुंडा राज। देखिए, झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीता मुंडा या रीसा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। किसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? रीसा मुंडा को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासन नियुक्त किया, यानी मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नवस्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नागखंड रखा। क्या चीज रखा? सुतिया नागखंड रखा। मित्रों, सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों कि सुतिया नागखंड नामक इस राज्य को सुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया। अभी हम लोग थोड़ा सा 7 गढ़ों के विषय में भी देखेंगे कि 7 गढ़ कौन कौन थे। तो पहले है लोहागढ़। लोहागढ़ आपका लोहरदगा में पड़ता है। दूसरा है पालनूगढ़, ये आपका पलामू में पड़ता है। तीसरा है हजारीबाग, ये आपका हजारीबाग में ऑलरेडी है। और चौथा है सिंहगढ़ और ये सिंहभूम में पड़ता है। और 5वां है मानगढ़, ये आपका मानभूम में पड़ता है। छठा है सुरगुमगढ़, ये आपका पड़ता है सुरगुजा में। और 7 है केसलगढ़, जो आपका केसलगढ़ में पड़ता है। यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी न रह सका तथा इस राज्य का अंतिम जो राजा था वो था आपका मदरा मुंडा। कौन था? मदरा मुंडा इसका अंतिम राजा था। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर खास का नागवंश, और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग फनी मुकुट राय के विषय में। तो फनी मुकुट राय के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज स्थापित किया गया। अंतिम मुंडा राज मदरा मुंडा और अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया। कब चुना गया? 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। कहां अपनी, किसको अपनी राजधानी बनाई? तो सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई। किसके अनुसार से? जे रीड के अनुसार से नागवंशी राज्य की स्थापना कब हुई? 10वीं शताब्दी में, है ना, 10वीं सदी ईस्वी में। फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। ये बहुत वीवीआई कर लीजिएगा कि फनी मुकुट राय को, ठीक है, नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपको पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को, किस नागवंशी शासक को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, तो आपको क्या जवाब देना है? फनी मुकुट राय। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है फनी मुकुट राय का विवाह। ठीक है, फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य यानी नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित था पंचेत राज्य के राजघराने में हुआ था इनका विवाह। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझोर राज्य, नागवंशी राज्य के पश्चिम में स्थित था, को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगनों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फनी मुकुट राय का
राज्य कितने प्रगणों में विभक्त था? तो 66 प्रगणों में विभक्त था। और फणी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। क्या निर्माण कराया? एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया सुतियांबे में फणी मुकुट राय। ठीक है। फणी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया। जो आदिवासी नहीं थे उसको भी आश्रय फणी मुकुट राय ने अपने राज्य में दिया। और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। भवराय श्रीवास्तव को फणी मुकुट राय ने अपना दीवान बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बागदेव सिंह ने फणी मुकुट राय की हत्या कर दी। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि फणी मुकुट राय नागवंशी में शासक में बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। तो अब इनकी हत्या हो रही है तो आपको यह भी जानना है कि इनकी हत्या किसने की। ठीक है, तो बागदेव सिंह ने फणी मुकुट राय की हत्या की थी। फणी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय शासक बने। याद रखिएगा, फणी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किले का निर्माण कराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस नागवंशी शासनकाल में है ना पलामू का किले का निर्माण कराया गया था? तो प्रताप राय के। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चूटिया, ठीक है, सुतियांबे से अपनी राजधानी चूटिया जो है सो स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चूटिया में बसाया। काशी तक के लोगों को चूटिया में बसाया प्रताप राय ने। अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण शासक है वो है भीमकर्ण, जिनका टाइम पीरियड 1095 से लेकर के 1184 ईस्वी। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ठीक है, कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। ये जो कर्ण की उपाधि आप सुनते हैं ये आपका जो है सो कलचुरी जो वंश थे उसी से प्रभावित था। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवार तथा विशाल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कौन सी लड़ाई के नाम से जानते हैं? बरवा की लड़ाई के। मित्रों, ये जो टॉपिक है यूजी सेमेस्टर 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे जेपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं प्रारंभिक मुख्य परीक्षा उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इन सारे टॉपिकों को हम आपको पीडीएफ के द्वारा भी भेज देंगे। इसलिए बहुत प्रेम पूर्वक आप इन सारे टॉपिकों को सुने अच्छा से और उसको नोट करें। तो बरवा की लड़ाई क्या था? भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवार तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। कौन सी लड़ाई के नाम से जानते हैं? बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। नागवंशी राज्य की राजधानी चूटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था, है ना, अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु कि नागवंशी जो वंश है उस पर मुस्लिम आक्रमण ना हो, उससे बचने के लिए भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप राजधानी कम से कम जरूर जानिए कि किनका किनका समय में क्या राजधानी बदला है। तो भीमकर्ण ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए चूटिया से राजधानी कहां कर दिया? खुखरा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शासक हुए शिवदास कर्ण। ठीक है, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक हैं जो बहुत चर्चित रहे हैं प्रताप कर्ण। तो थोड़ा सा इसके विषय में, प्रताप कर्ण के विषय में थोड़ा बात कर लें। 1451 ईस्वी से इनका जो टाइम पीरियड 1469 ईस्वी है। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रताप कर्ण छत्रकर्ण एवं विराट कर्ण थे। प्रताप कर्ण के समय नागवंशी राज घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। जो घटवार राज्य थे
वहां से विद्रोह हो रहा था, जिससे कि त्रस्त था ये। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया। कहां के राजा ने? तमाड़ के राजा ने। प्रतापकर्ण को इस बंदी से मुक्त पाने हेतु खेरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेने पड़ी। बागदेव से इन्होंने सहायता ली। बागदेव ने तमाड़ राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसने कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में दे दिया बागदेव को। जाओ भाई, कर्णपुरा का क्षेत्र तुम्हें ले लो, कि तुमने तमाड़ के से जो हमारा विद्रोह हुआ था, जो हमें बंदी बना दिया, उससे मुक्ति पाने में तुमने मदद किया, इसीलिए जाओ, एक कर्णपुरा का क्षेत्र तुम्हें पुरस्कार देता हूं। किसने दिया? प्रतापकर्ण ने। किसको दिया? बागदेव को दिया। ठीक है, तो थोड़ा इसको दिमाग में रखिएगा। तो मित्रों, मुझे लगता है बहुत संक्षिप्त ढंग से हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, और आपको लिए जो भी हो इंपॉर्टेंट हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि आपको बताएं। बस थोड़ा सा आप इसको सुनिएगा। क्लास भी ज्वाइन कीजिए। गूगल मीट पर क्लास होती है बराबर 8 बजे सुबह मॉर्निंग में और 8 बजे शाम में इवनिंग में। अभी ज्यादा फोकस हम लोग का जेपीएससी पर है, जिसमें झारखंड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब चीजों का चर्चा होता है। तो यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब कॉलेज का भी क्लास ऑनलाइन हो गया है, और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।